Hello students, welcome to all of you in our YouTube channel Future Doctor Classes. Dear students, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 12th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जो अपना चला हुआ था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक फ्लावर के अंदर कौन सा होता है, ठीक है। और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो अपने डाउट्स थे, जो अपना पॉइंट्स था, वो हमने लास्ट लेक्चर में क्लियर कर लिया था बेटा। और आज का जो अपना लेक्चर रहेगा, आज के लेक्चर जो अपना है बेटा, वो आज रिगार्डिंग है फीमेल गैमेटोफाइट से रिलेटेड, या फिर कहें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो फ्लावर के अंदर हमें देखने को मिलता है, वो सभी चीज़ें आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। फीमेल गैमेटोफाइट्स कौन सा होता है, इनके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। उसके साथ साथ हम आज ये भी पढ़ेंगे कि फीमेल के अंदर जो मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होता है बेटा, वो किस तरह से कंप्लीट होता है, उस प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं जो इंक्लूडेड हैं, जिनकी वजह से फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होती है, या फिर कहें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में थोड़ा सा कंसंट्रेट करके बैठिएगा, साथ में नोटबुक और पेन रख लीजिए, क्योंकि अगर कोई डाउट आपके मन में अगर क्रिएट होता है तो डियर स्टूडेंट्स उस डाउट्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जब भी आपको टाइम लगे तो उस डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा और मैं आपका सॉल्यूशन वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा। तो डोंट वरी, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो लिखिए आज का टॉपिक अपना, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन फ्लावर। क्या है बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन फ्लावर। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला जो अपना टॉपिक है आज के वीडियो के अंदर, वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन फ्लावर। फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा होता है? तो जैसा कि आप लोगों को पता है, फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, वो है कार्पल। क्या है? कार्पल, ठीक है बेटा। कार्पल को एक अनदर नेम से भी जाना जाता है बेटा, वहाँ कंफ्यूज मत होना अगर आपको ये नाम देखने को मिलता है, तो वो नाम है बेटा पिस्टिल। तो पिस्टिल भी कार्पल को ही बोला जाता है, तो डोंट वरी, इस चीज़ को देख के थोड़ा सा भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये कार्पल का ही दूसरा नाम है पिस्टिल, ठीक है बेटा। जैसा आप लोग अच्छे से जानते हो कि कार्पल जो है बेटा, वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, यानी कि 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है कार्पल। कार्पल 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, तो वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे स्टिग्मा, जो सबसे पहला पार्ट है स्टिग्मा। सेकेंड जो है बेटा, वो है स्टाइल, एंड जो थर्ड पार्ट है वो रहेगा ओवेरी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 3 पार्ट्स हैं जिनसे मिलकर के कार्पल की फॉर्मेशन होती है या फिर कार्पल बनता है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ये 3 पार्ट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के, जो कंबाइन होकर के कार्पल की फॉर्मेशन करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, कार्पल को ही क्या बोला जाता है? पिस्टिल बोला जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऑप्शन में कार्पल ना दे करके अगर पिस्टिल दे देता है, तो उस चीज़ का आप वहाँ से ध्यान रखना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, चलो, ये 3 पार्ट हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के, जो हमें 1 बाय 1 करके पढ़ना है। इसको मैं थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिकली भी समझाऊंगा बेटा, कि कौन सा पार्ट है जो स्टाइल कहलाता है, कौन सा पार्ट स्टिग्मा कहलाता है और कौन सा पार्ट ओवेरी कहलाता है, ठीक है। चलो देखते हैं डायग्राम के अंदर कि कौन सा पार्ट की लोकेशन क्या है। देखो बेटा, पहले आप एक फ्लावर का डायग्राम बना लीजिए रफली। ठीक है बेटा, ये क्या है? पेटल्स हैं, ये इसका सेपल पोर्शन है, और यहाँ पर
ठीक है बेटा, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा फ्लावर का, जिसके अंदर हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ कार्पल। कार्पल के जो 3 पार्ट्स हमने लिखे हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, उन 3 पार्ट्स को मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो देख लीजिएगा एक बार। देखो बेटा, ये कौन सा पोर्शन है? पेटल, ये है सेपल, एंड जो ये वाला रीजन है ये होता है फिलामेंट, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये होता है एंथर। ठीक है बेटा, अभी जो हमें पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में, तो वो है ये वाला पोर्शन, जो सबसे ऊपर का पोर्शन होता है बेटा, इसे बोलते हैं स्टिग्मा। मिडल पोर्शन जो है ये होता है स्टाइल, एंड जो लास्ट वन नीचे जो पिक्चर टाइप दिख रहा है हमें घड़िया जैसा, उसे क्या बोलते हैं? ओवरी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डिफरेंट पोर्शन थे जो हम लोगों ने 3 पार्ट्स आपके सामने कार्पल के लिखे हैं। उन 3 पार्ट्स को हमने डायग्रामेटिकली आपको रिप्रेजेंट किया है कि कौन से पार्ट की पोजीशन क्या होती है और कौन से पार्ट को हम कार्पल और सेपल या फिर कहें स्टिग्मा और स्टाइल, ओवरी बोलते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा डायग्रामेटिकली। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं कि बेटा जो ओवरी है यहाँ पर ओव्यूल का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, यहाँ ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? प्लेसेंटेशन कहलाता है। ये टॉपिक बेटा +1 मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स का है, जो वहाँ हमें पढ़ना है +1 के अंदर, या फिर आप लोग पढ़ भी चुके होंगे इस चीज़ को, तो वहाँ से थोड़ा सा देख लेना। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन कहलाता है। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा लिखना चाहें डेफिनेशन तो लिख भी सकते हैं। यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिएगा अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल in ovary is called placentation. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन कहलाता है। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलो, तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अभी हम ये वाला पोर्शन जो है इसको ब्रीफ में स्टडी करने वाले हैं, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। तो अभी आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, अगर आपको करना है, या फिर स्क्रीनशॉट जैसा आपको ठीक लगे एक बार थोड़ा सा क्विकली करिए बेटा, फिर हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। कर लीजिए जो आपको करना है। आई होप हो गया होगा बेटा। चलो अभी नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। देखो बेटा, अभी हमें क्या पढ़ना है? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से स्टडी करना है, यानी कि बात करें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। देख लीजिए एक बार। क्या है? ओवरी का डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का। ठीक है, ये क्या है? ये वाला पोर्शन ओवरी है, ये मिडल पोर्शन स्टाइल, एंड जो अपर पोर्शन है इसका स्टिकी टाइप होता है, स्टिकी एंड टाइप, जहाँ पर पोलन ग्रेन आकर के अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये वाला रीजन क्या है इसका? स्टिग्मा। ठीक है, तो ये डायग्राम है अपना कार्पल का, जिसके अंदर हमें 3 डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ओवरी के अंदर जैसा मैंने आप लोगों को बताया अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल होता है। इसका अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स होता है ओवरी के अंदर।
अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी क्या कहलाता है? प्लेसेंटेशन कहलाता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं ओव्यूल की। तो बेटा ये क्या है? ओव्यूल है। ठीक है, तो ओव्यूल क्या करता है? सीड की फॉर्मेशन करता है, यानी कि फ्यूचर में जाकर के ओव्यूल किसके अंदर का ट्रांसफर हो जाता है? किसमें मॉडिफाई हो जाएगा? सीड के अंदर। किसमें? सीड के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू, ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू सीड। ठीक है, ओव्यूल किसकी फॉर्मेशन करता है? सीड की फॉर्मेशन करता है। बात करें ओवेरी की, तो ओवेरी क्या है? फ्यूचर का फ्रूट, यानी कि ओवेरी विल बी चेंज्ड और मैच्योर इनटू फ्रूट। तो ये क्या बनाएगा? फ्रूट की फॉर्मेशन करता है। कौन करता है बेटा? ओवरी फ्रूट की फॉर्मेशन करता है। ओव्यूल विल बी कन्वर्टेड इनटू सीड, और ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होगा? सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, बेसिक चीज हमें पढ़नी है। तो ओव्यूल की बात करें, बेसिकली मैं बता रहा था कि बेटा ओव्यूल के बारे में बात कर ही लेते हैं अपन। ओव्यूल सामने आ रहा है तो जो अपना फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि बात करें एम्ब्रियो सैक की, तो वो बेटा एम्ब्रियो सैक किसके अंदर बनेगा? ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होती है। किसमें? ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होती है। और एम्ब्रियो सैक के अंदर जो 8 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। कितने? 8 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा। इसको एक बार रिमूव करता हूँ मैं। थोड़ा सा डायग्राम अगर बनाना चाहो रफली तो बना लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, आगे बढ़ेंगे। ओव्यूल से रिलेटेड जो अपने फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो एक बार ये देख लीजिए। चलो, आई होप कर लिया होगा जिसे जो करना था। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओव्यूल से रिगार्डिंग हम बातें करने वाले हैं अभी। देखिए बेटा, ओव्यूल ये क्या है? फ्यूनिकल है, यानी कि स्टाक ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का स्टाक क्या है? फ्यूनिकल है। जैसा कि फ्लावर का स्टाक क्या होता है? पेडिकल होता है, यानी कि हम जिस पार्ट को फ्लावर के पकड़ते हैं, हाथ में पकड़ते हैं, उस पोर्शन को हम बोलते हैं पेडिकल, यानी कि स्टाक ऑफ फ्लावर क्या कहलाता है? पेडिकल कहलाता है। उसी तरह स्टाक ऑफ फ्यूनिकल क्या कहलाएगा? स्टाक ऑफ ओव्यूल क्या कहलाता है? फ्यूनिकल कहलाता है। और ये फ्यूनिकल ओवरी के अंदर प्लेसेंटा के साथ अटैच होता है, इसीलिए अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी क्या कहलाता है? प्लेसेंटेशन कहलाता है। ओके, क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। जो ओव्यूल है इसका ये फ्यूनिकल पोर्शन है, और यहाँ ये किसका डायग्राम है? ओव्यूल का डायग्राम है। क्या है ये? ओव्यूल का डायग्राम है। ये जो आउट इसकी लेयर है इसे बोलते हैं इंटीग्यूमेंट। ठीक है, ये क्या है? इंटीग्यूमेंट है, यानी कि आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो आउटर इंटीग्यूमेंट। इसके बाद जो आता है इनर इंटीग्यूमेंट। ठीक है, ये क्या है? इनर इंटीग्यूमेंट। ये क्या है? इनर इंटीग्यूमेंट है, इनर साइड। इसके बाद ओव्यूल के अंदर क्या? ओव्यूल के अंदर एक सेल्स भरी हुई होती है ओव्यूल के अंदर। ठीक है, इन सेल को हम नाम देते हैं न्यूक्लियस। क्या? न्यूक्लियस टाइप ऑफ सेल्स भरे हुए हैं किसमें? इनसाइड ऑफ ओव्यूल। न्यूक्लियस टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर इनसाइड ओव्यूल। ओव्यूल के इंटीग्यूमेंट्स के अंदर जो सेल्स हैं उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस सेल बोलते हैं, न्यूक्लियस सेल बोलते हैं। ठीक है, अब इन न्यूक्लियस सेल के अंदर इंटरनली चेंजेस आएंगे। इंटरनल चेंजेस की वजह से ये न्यूक्लियस सेल जो है बेटा, न्यूक्लियस सेल किसमें बदल जाएगी? MMC, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। कौन? न्यूक्लियस सेल।
जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में कि वहाँ पर जो माइक्रोस्पोर था, क्या था, माइक्रोस्पोर के अंदर, हाँ यस बिल्कुल, माइक्रोस्पोर के अंदर क्या प्रेजेंट था, स्पोरोजीनियस टिश्यूज प्रेजेंट थे। लेकिन स्पोरोजीनियस टिश्यूज के अंदर इंटरनल चेंजेस की वजह से वो स्पोरोजीनियस टिश्यूज किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, MMC यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जा रहे थे, ठीक है। और वो सेल्स क्या थी, डिप्लॉइड सेल्स थी। उनके अंदर माइटोसिस मियोसिस होता था, फिर मियोसिस के बाद माइटोसिस के बाद 4 टेट्राड माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हो रहा था। ऐसा देखने को मिला हमें कहाँ, मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के केस में। यहाँ क्या होगा बेटा, जहाँ जो न्यूक्लियस सेल्स भरे हुए हैं कहाँ, इनसाइड द ओव्यूल, उनके अंदर इंटरनल चेंजेस आएंगे और वो न्यूक्लियस सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर। यहाँ भी वही कंडीशन है, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या होते हैं, डिप्लॉइड होता है। मेगास्पोर मदर सेल क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा बेटा, मियोसिस होगा, जिससे कि 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, 2 डॉटर सेल्स बनेंगी। उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी रिड्यूस टू हाफ फ्रॉम पेरेंट सेल, ठीक है। पेरेंट सेल से उसका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ऐसा कर करके उसमें क्या बनेगा, 2 सेल्स बने। 2 सेल्स के अंदर फिर क्या होता है, माइटोसिस होता है, जिसे इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। माइटोसिस के अंदर जो नए सेल्स बनेंगे उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी रिमेन सेम रहेगा टू पेरेंट सेल के बिल्कुल डिटॉक्स सेम रहने वाला है। ऐसे कर करके 4 मेगास्पोर की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन इंटरनल चेंजेस की वजह से 4 मेगास्पोर में से बेटा सिर्फ और सिर्फ एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होता है, और वो एक मेगास्पोर किसकी फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन करता है। यानी कि बात करें फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कौन करता है, सिर्फ सिंगल एक मेगास्पोर। बाकी के 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, यानी कि डिलीट हो जाते हैं। समझ में आया बेटा? चलो उसी चीज़ को मैं एक बार फिर से आपके सामने स्टेप बाय स्टेप लिख करके समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके बैठिएगा, क्योंकि आपके लिए भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और मैं इस चीज़ के लिए यहाँ आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे ये फैक्ट्स, ये जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर करवाने हैं। तो देखिए एक बार ध्यान से, देखिए बेटा, ओव्यूल के अंदर जो टिश्यू भरा हुआ है वो टिश्यू कौन सा है, सेल कौन सा है, न्यूक्लियस सेल है। न्यूक्लियस सेल विल बी कन्वर्ट इनटू, किसमें कन्वर्ट होगा, MMC के अंदर, यानी कि बोले तो MMC मतलब मेगास्पोर मदर सेल। क्या, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर। क्लियर है बेटा? मेगास्पोर मदर सेल में ये न्यूक्लियस सेल कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए अब यहाँ पर कुछ न्यूक्लियस सेल किसमें कन्वर्ट हो गए, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं न्यूक्लियस सेल, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, अब मेगास्पोर मदर सेल के बारे में बातें करने वाले हैं, ठीक है बेटा। एक बार थोड़ा सा इसको जल्दी से एक बार नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं बेटा। चलो करिए ऊपर। चलो बेटा देखो, अब बात करते हैं मेगास्पोर मदर सेल की, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन तक मैंने आपको बता दिया है कि न्यूक्लियस सेल के अंदर बेसिक इंटरनल चेंजेस होंगे और वो न्यूक्लियस सेल विल बी कन्वर्टेड इनटू MMC, यानी कि कहें कि तो मेगास्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन कर देता है। चलो अब बात करते हैं मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे और कैसे मेगास्पोर की फॉर्मेशन होगा। चलो देखिए एक बार, मेगास्पोर जो मदर सेल है बेटा, ये देखिए, मान लीजिए ये क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है जो कहाँ से बना है, न्यूक्लियस सेल से बना है, जिसके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ है। तो ये मेगास्पोर मदर सेल है, इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये डिप्लॉइड सेल है, ठीक है, डिप्लॉइड सेल है। क्या है नाम इसका, मेगास्पोर मदर सेल। क्या है स्टूडेंट्स, मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, उसका डिवीजन होगा। मेगास्पोर मदर सेल के अंदर कौन सा डिवीजन, मियोसिस डिवीजन होगा। कौन सा बेटा, मियोसिस। मियोसिस डिवीजन अगर होगा तो इस मेगास्पोर मदर सेल से
दो नए मेगास्पोर की फॉर्मेशन होगी और ये जो मेगास्पोर बनेंगे स्टूडेंट्स, इन मेगास्पोर्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी रिड्यूस हाफ, आधे हो जाएंगे एज कम्पेयर टू इट्स पेरेंट सेल। इसकी जो पेरेंट सेल है माइक्रोस्पोर मदर मेगास्पोर जो मदर सेल है, इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है 2 है, तो इसका हाफ हो जाएगा, इस नंबर ऑफ क्रोमोसोम का हाफ नंबर हो जाएगा, यानी कि डॉटर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम रहने वाले हैं n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि अब ये हैप्लॉइड सेल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हैप्लॉइड सेल। और तो नए मेगास्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या है? एन सेल यानी कि हैप्लॉइड। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर अब ये क्या बना? हैप्लॉइड सेल बना। अब इन हैप्लॉइड सेल के अंदर फिर से सेल का डिवीजन होता है और यहाँ होगी माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस में आई होप आप अच्छे से समझते होंगे कि क्या डिफरेंस है। बेटा माइटोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं पेरेंट सेल के अंदर, वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन सेम रहते हैं। जैसा पेरेंट सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहने वाले हैं किसके अंदर? डॉटर सेल के अंदर। तो ये फर्क होता है माइटोसिस और मियोसिस में। मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जैसा आपको पता है रिड्यूस हो जाते हैं पेरेंट सेल से डॉटर सेल के अंदर जाने पे। ठीक है, क्लियर है? चलो अभी बात कर लेते हैं, यहाँ पर दो सेल की फॉर्मेशन हुई, दो नई मेगास्पोर की फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, और यहाँ पर भी दो नए मेगास्पोर नए हैं। ठीक है, यहाँ भी n था तो यहाँ पर भी n ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ कौन से टाइप का सेल डिवीजन हुआ है? माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर 4 मेगास्पोर की फॉर्मेशन हो गई है। और जैसा मैंने अभी आपको थोड़ा से टाइम पहले बताया कि बेटा 4 मेगास्पोर तो जरूर बनेंगे, लेकिन 4 के 4 गैमेट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन नहीं करते। इसीलिए मैं बताता हूँ कि ये जो 4 मेगास्पोर बने हैं ना, इन 4 मेगास्पोर में से बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक ही मेगास्पोर फंक्शनल रहता है, जो क्या करता है? एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन करवाता है या फिर रेस्पॉन्सिबल होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक है, क्लियर है? तो ये 4 बच्चा डिलीट हो जाएंगे, 3 इनमें से, और एक क्या रहेगा? फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल दिख रहा है? चलो कोई नहीं, ऊपर लिख देता हूँ। ये जो 4 मेगास्पोर बने थे, इनमें से एक मेगास्पोर क्या रहेगा? फंक्शनल रहेगा। फंक्शनल मेगास्पोर रहेगा एक। अब इस एक मेगास्पोर से क्या बनेगा बच्चा? एम्ब्रियो सैक बनेगा। चलो अब एम्ब्रियो सैक की बात कर लेते हैं कि एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन कैसे होती है। चलो देखते हैं। अभी आप इसे थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए, लिखना तो क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से कीजिए, सॉल्व को करना है, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलो बेटा आई होप कर लिया होगा, इतना टाइम नहीं लगता इसमें। चलो आगे मूव करते हैं। देखिए, एक फंक्शनल मेगास्पोर था। ठीक है, ये एक फंक्शनल मेगास्पोर है। क्या है? फंक्शनल मेगास्पोर है। ये इसका एक न्यूक्लियस है। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस, यानी कि इट इज द टाइप ऑफ डिवीजन इन विच न्यूक्लियस डिवाइड। ठीक है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। डिवीजन ऑफ सेल साइटोकाइनेसिस, उसमें साइटोप्लाज्म भी हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस भी हो जाता है। लेकिन कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? स्पेशली बात करें तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स क्या? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिवीजन होगा किसका? न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और ये एक न्यूक्लियस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 2 न्यूक्लियाई के अंदर। ठीक है, यहाँ साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। ठीक है, अब ये कैरियोकाइनेसिस फिर से होता है, इसमें डिवीजन, और क्या बनाएगा? 2 और सेल की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, ऐसे कर करके इसमें 2 टाइम्स माइटोसिस डिवीजन टेक प्लेस करेगा। कितने टाइम्स? सॉरी 3 टाइम्स माइटोसिस डिवीजन होता है। क्या?
3 टाइम माइटोसिस डिवीजन होता है, यानी कि 3 बार न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। ऐसे कर करके एक एम्ब्रियो सैक के अंदर टोटल 8 न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 3 2 5 7 एक सेकंड बेटा, अभी एक मिनट देखते हैं। ये डिवीजन हुआ तो यहाँ से क्या बनेंगे, तो 4 हो गए, तो 6 और यहाँ से तो 8, तो 8 सेल की फॉर्मेशन हो जाती है, इनकी 8 न्यू न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये जो 8 न्यू न्यूक्लियस है बच्चा, ये 8 न्यूक्लियस अब इनमें सेल वॉल की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट टू रीअपीयर, ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट। ठीक है, अब ये क्या करेंगी, यहाँ पर इस एम्ब्रियो सैक के अंदर, सॉरी माइक्रोस्पोर के अंदर कितने न्यूक्लियस हो गए, टोटल 8 न्यूक्लियस हो गए। कितने, 8 न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो गई है। अब ये 8 न्यूक्लियस 4 एक साइड चले जाते हैं और 4 एक साइड। ठीक है, ऐसा इनके अंदर ट्रांसफर हो जाता है इन न्यूक्लियस का। 4 न्यूक्लियस एक साइड एंड 4 न्यूक्लियस एक साइड, यानी कि ये जो ऊपर वाला एंड होता है ये माइक्रोपाइल एंड ये चलाजा, ये होता है चलाजा एंड होता है। तो यहाँ पर फिर 4 न्यूक्लियस ऊपर की साइड, 4 न्यूक्लियस नीचे की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो 4 न्यूक्लियस दोनों साइड ट्रांसफर हो जाते हैं। अब इनमें क्या होगा कि एक एक न्यूक्लियस, चारों में से एक एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ मूव करता है। ठीक है, यहाँ से एक न्यूक्लियस यहाँ आएगा और एक न्यूक्लियस यहाँ से मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 न्यूक्लियस आ गए और बचे कितने, 3 यहाँ और 3 यहाँ। तो जो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी माय डियर स्टूडेंट्स, वो ऐसा कुछ बनेगा। ये एक एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हो गई है। यहाँ पर 3 सेल्स बचेंगी, एक लार्ज होती है साइज में, 2 छोटे होते हैं। यहाँ जो 3 सेल्स रहेंगी ये तीनों इक्वल इन साइज एंड 2 डबल न्यूक्लिएटेड सेल यहाँ पर सेंटर में। ठीक है, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। ये जो ऊपर का एंड वो ऊपर लिखा है माइक्रोपाइल एंड लास्ट जो नीचे होता है ये तो चला जाता है। ठीक है, ये जो लॉन्ग साइज की सेल होती है इसे बोलते हैं एग सेल। साइड में एंटीपोडल सेल्स है, सिनर्जिड सेल होती है, सिनर्जिड सेल। ठीक है, और जो नीचे 3 प्रेजेंट होते हैं एंटीपोडल सेल बोला जाता है। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एंटीपोडल सेल बोला जाता है। सेंटर में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसे सेंटर न्यूक्लियाई भी बोल देते हैं और इसका दूसरा नाम है पोलर न्यूक्लियाई। क्या होता है, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई बोल देते हैं। ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोल देते हैं इसको, जहाँ 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एक सेल के अंदर। ठीक है, और यहाँ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। ये सारा का सारा किसके अंदर है, ओव्यूल के अंदर टेक प्लेस करता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको डायग्राम बनवाया था क्या, ओव्यूल के अंदर आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट और उसके बीच में न्यूक्लियस लेयर सेल्स का भरा हुआ था। और उस न्यूक्लियस सेल्स के अंदर मॉडिफिकेशन हुआ। न्यूक्लियस सेल से क्या बना, मेगास्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन हुई। तो मेगास्पोर मदर सेल के अंदर डिवीजन होता है म्यूसिस, म्यूसिस के थ्रू क्या मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है। उन मेगास्पोर के अंदर दोबारा से माइटोसिस होता है। 4 टेट्राड मेगास्पोर बनते हैं। टेट्राड मेगास्पोर में से एक मेगास्पोर फंक्शन रहता है, बाकी के 3 डिजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, वो एक मेगास्पोर क्या करता है, फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करता है, यानी कि एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन में रेस्पॉन्सिबल होता है। तो वो कुछ था जो हमने एक ओव्यूल के अंदर ये सारी प्रोसेस टेक प्लेस करती है और ये एक स्ट्रक्चर बन जाती है इनसाइड द ओव्यूल, जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया। मेगास्पोरोजेनेसिस आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अच्छा है। यहाँ पर बेटा 2-4 फैक्ट और भी हैं जो बच जाते हैं। वो जो फैक्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अभी जो वीडियो है उसकी लेंथ काफ़ी हो गई है और आई होप इतना ही बेटर रहेगा आज के लिए।
तो डियर स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए बेटा। जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अभी आपका टाइम है, आप उस चीज़ को अच्छे से पढ़ भी सकते हो और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप उस चीज़ को अच्छे से कवर भी कर सकते हैं। तो बेटा कोशिश करो कि कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो, ठीक है। तो पढ़ते रहो बेटा, मुस्कुराते रहो, जैसे भी जिसकी भी हेल्प बने आप उसकी हेल्प करें, फ्यूचर में बहुत आगे जाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।